आपने चीन के प्रधानमंत्री झोउ एनलाई के बारे में कहा कि उनकी पार्टी चीनी की कम्युनिस्ट पार्टी ने मार डाला था। देखो तो सर, आपका क्या इस बारे में क्या सोर्स है? देखो क्या एक्चुअली क्या है कि अगर आप जियाओ लाई जो चाइना के प्रीमियम थे, अगर उस पर आप बात करें तो उससे पहले एक इंसिडेंट 1955 11 अप्रैल का एक इंसिडेंट है जो बहुत फेमस इंसिडेंट है। शायद हम लोग क्या है, हमारी सीक्रेट सर्विस क्या है, हम लोग बताते नहीं है दुनिया में कि हमारे RNW ने दुनिया में क्या क्या बेहतरीन ऑपरेशन करें। तो अगर इसी ऑपरेशन की आप मैं 1955 11 अप्रैल की मैं बात करूंगा तो दुनिया के अंदर अगर आप मुझसे पूछो तो इससे बड़ा ऑपरेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे आप मोसाद का ऑपरेशन लगा लो, आप CIA का ऑपरेशन बताओ। मैं अगर ये पूछता हूँ कि कश्मीर प्रिंसेस जो ऑपरेशन था उस इसमें क्या हुआ कि एक्चुअली जियाओ लाई को जब देखो, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो शायद नेक्स्ट ईयर चाइना भी आज़ाद हो गया, लेकिन चाइना भी सेम दो हिस्सों में डिवाइड, ताइवान और चाइना दोनों अलग डिवाइड हो गए। तो चाइना की जो KMT थी वो उनको पता था कि जो चाइना का ब्रेन है वो जियाओ लाई है, और वो किसी भी कीमत में जियाओ लाई को मारना चाहते थे, किसी भी कीमत में। तो ये बात ऐसा नहीं है कि चाइना को पता नहीं थी या वहाँ की इंटेलिजेंस सिस्टम PRC को नहीं पता थी, उनको भी पता थी कि KMT कंटिन्यू हमारे मतलब जियाओ लाई जो हमारे प्रीमियम है उनको टारगेट करना चाहता है करके। और उसी टाइम क्या हुआ, बांडुंग कॉन्फ्रेंस आपने नाम सुना होगा, जो इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था, नेहरू जी और जियाओ लाई ने मिलकर करा था जो इसको। और ये कॉन्फ्रेंस दुनिया नहीं चाहती थी हो करके, वेस्टर्न कभी नहीं चाहता कि ये कॉन्फ्रेंस और हिंदुस्तान और चाइना एक बड़ी ताकत उभर कर आए एशिया में से। तो हमेशा उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का क्या किया, अपोज किया कि कम्युनिस्ट ये है वो चीज़ है, वो नहीं चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, जियाओ लाई को इस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान से एक प्लेन मंगवाया जिसका निक नेम कश्मीर प्रिंसेस था, इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन था। अब होता क्या है कि इस प्लेन में टोटल क्रू मेंबर 6 के 6 हमारे थे, इंडियंस थे, और ये प्लेन को हांगकांग से जकार्ता जाना था, और इस प्लेन के अंदर चाइना के प्रीमियम भी जा रहे थे। जब ये प्लेन शायद 18,000 फुट की हाइट पर ऊपर एयर पर था और ये नथुला आइलैंड के पास था, तो ये प्लेन क्रैश हो गया, और ये क्रैश होकर सीधे नथुला आइलैंड पर जाके गिरा। तो इसमें से 2 सर्वाइवल, दीक्षित एंड कार्निक, तैरकर किनारे तक पहुँचे। वो 2, एक इंजीनियर थे और एक को पायलट थे, और उन्होंने इंडोनेशिया नेवी को एक चीज़ बोली जिससे पूरी दुनिया में भूचाल आ गया, पूरी वर्ल्ड उल गई उस इन स्टेटमेंट से। उनका स्टेटमेंट था कि यार ये प्लेन कोई क्रैश नहीं हुआ, इस प्लेन के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है करके बॉम्ब का। अब जैसे ही ये बोला, बस ये सुनना था और पूरी दुनिया में भूचाल आया। दुनिया की हर इंटरनेशनल मीडिया ने एक ही चीज़ बोला कि हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करो, क्योंकि हिंदुस्तान बात तो दोस्ती की करता है, लेकिन हिंदुस्तान ने चाइना के प्रधानमंत्री को मारने की या उनके प्रीमियम को मारने की प्लानिंग करी थी इस प्लेन में। वो तो किस्मत अच्छी थी कि उस दिन अपेंडिक्स का दर्द था उनका और वो उस प्लेन में नहीं गए जियाओ लाई, और फिर भी इस प्लेन के अंदर 16 लोग मारे गए थे, बहुत बड़े बड़े डेलीगेट्स, हमारे सारे क्रू मेंबर। तो इस केस को मतलब हिंदुस्तान तो इनोसेंट था ही, ये सबको पता है कि हिंदुस्तान इनोसेंट था, लेकिन पूरी दुनिया, चाहे आप उस टाइम के USSR को बोलो, चाहे उस टाइम ब्रिटेन के MI5 को बोलो, CIA को बोलो, PRC को बोलो, KMT को, सब लोगों ने हिंदुस्तान के ऊपर इलेक्शन लगा दिया। तो उस टाइम के हमारे जो ऑफिसर रामेश्वर नाथ काव, उनको जिम्मेदारी दी गई इस केस को सॉल्व करने की इंटरनेशनल लेवल पर, और वो यहाँ से गए। मतलब ये एक ऐसा केस है इकलौता दुनिया में जिसको दुनिया कभी नहीं चाहता था केस सॉल्व हो, चाहे मतलब दुनिया की सारी एजेंसी, बेस्ट एजेंसी, वो नहीं चाहती थी केस खुले, यहाँ तक कि चाइना खुद नहीं चाहता था केस कभी सॉल्व हो। लेकिन हमारे एक ऑफिसर ने पूरी दुनिया के सामने इस केस को सॉल्व करके दिखाया और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भाई हिंदुस्तान कभी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, और इस धमाके के पीछे हिंदुस्तान का कोई हाथ नहीं था। तो इस केस से हमारी इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया सर, और आगे चल के रामेश्वर नाथ काव ही रॉ के फाउंडर बने। 1968 में इन्होंने ही रॉ को खड़ा किया। तो वो एक ऐसा केस, तो किसका था वो, किसकी प्लानिंग थी? प्लानिंग देखो, प्लानिंग तो सर एक्चुअली क्या था, प्लानिंग थी KMT की। KMT की प्लानिंग थी कि एक्चुअली डेटोनेटर, जो उस बॉम्ब के अंदर जो डेटोनेटर यूज़ हुआ था वो अमेरिकन डेटोनेटर था, लेकिन अमेरिका ने बाद में स्टेटमेंट दे दिया था, अपना एक मीडिया स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं मानता हूँ कि डेटोनेटर मेरा है, लेकिन इससे कहीं ये प्रूफ नहीं होता कि बॉम्ब मेरा है करके, ठीक है, क्योंकि बॉम्ब के अंदर ऑलरेडी डेटोनेटर के साथ साथ 3 चीज़ें और लगती हैं, एक्सप्लोजिव, पावर सोर्स एंड मैकेनिज्म। ये 3 चीज़ें कौन से देश की हैं ये कभी प्रूफ नहीं हुआ। तो अकेले डेटोनेटर मेरा होने से ये बॉम्ब मेरा है, इस बात की पुष्टि नहीं होती है। तो अमेरिका ने इसमें डिने कर दिया, लेकिन बॉम्ब KMT ने लगाया था। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़, चाइना के प्रीमियम को पता था कि प्लेन में बॉम्ब लग चुका है करके, वो चाहते तो इस इंसिडेंट को रोक सकते थे।
मतलब जब कश्मीर प्रिंसेस प्लेन के अंदर हांगकांग में बॉम्ब प्लान किया गया, तो जिस बॉम्बर ने लगाया था, चाओ चू नाम था उसका, उसके अपने एक फ्रेंड की मदद से, चाओ सेकी की मदद से किया था। और कहते हैं कि इस केस का जो मास्टरमाइंड था सर, दुनिया के अंदर, जिसको किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, एक हुइंग चिंग, जिसको दुनिया में आज तक कभी नहीं देखा, एक मिस्ट्री है वो, कि जिसने 56 लीजियन ग्रुप भी ऑपरेट किया था KMT का। लेकिन ज़ियाओ लाई को जब उनके इंटेलिजेंस ने बताया कि सर जिस प्लेन में आप जाने वाले हो, KMT उस प्लेन के अंदर एक बॉम्ब को प्लान कर चुकी है करके, और हम इसको पूरी दुनिया को बता देते हैं, तो उनके प्रधानमंत्री ने बोला कि नहीं, आप मत बताओ, ठीक है, ये धमाका होने दो करके। तो ज़ियाओ लाई ने खुद नहीं गए, लेकिन अपने कुछ एक लोग उस प्लेन में भेजे और ये धमाका होने दिया सर। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा किया कि उनको पता था अगर ये उनके पीछे इनके दो मकसद थे। पहला मकसद क्या था कि US कंटिन्यू अगेंस्ट चाइना के था, ठीक है, क्योंकि KMT को सपोर्ट कर रहा था US कंटिन्यू, आज भी KMT को सपोर्ट, आज भी ताइवान को सपोर्ट करता है। तो ज़ियाओ लाई को पता था अगर ये धमाका हो गया और इंटरनेशनल लेवल पर मैं बोलूँगा बॉम्ब अमेरिका ने मदद करी, तो अमेरिका हमेशा के लिए बैकफुट में चला जाएगा। उनका पहला मकसद ये, और जो पूरा हुआ यही, इस धमाके के बाद अमेरिका को ताइवान के साथ संधि तोड़नी पड़ी और चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना का दर्जा मिला। उनका पहला मकसद यहाँ से सॉल्व हुआ। उनका दूसरा में जो मकसद सॉल्व हुआ, उनको ये पता था कि अगर ये धमाका हो गया, अगर ये धमाका नहीं होगा, तो फिर दूसरी बारी KMT मुझे मरवाने की तैयारी करेगा। वो हर बारी कोशिश करेगा, लेकिन एक बार ये धमाका हो जाएगा और ये केस इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा, तो उसके बाद कभी ताइवान मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा। तो सेम चीज़, वो दोनों मकसदों में कामयाब हुए। तो हमारे रामेश्वर नाथ काव ने उनसे एक चीज़ बोली लास्ट में कि सर, कि बेशक आपकी आज जीत हो गई है करके, आप जीत गए हो, लेकिन ये इंसानियत की हार है सर। तो उन्होंने एक ही वर्ड बोला कि यार कभी कभी देश के लिए कुछ अहम फैसले लेने पड़ते हैं। आप इकलौती हैं दुनिया में जिसने ऐसे पहाड़ छुए और ऐसी गहराइयाँ कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। मेरा 4 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन जोड़ने के बाद है। पहाड़ चढ़ने से दुगना कठिन समंदर है। यहाँ आप मिनट में मरते हो, आप सेकंड में मरते हो। मेरे पास है, मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका सिलेंडर है, आधा बचा है, चेंज करो। अंजलि कुलकर्णी जी का डेथ होने के बाद बचा हुआ सिलेंडर मुझे कैंप 3 कैंप 4 के बीच जो लाकपा दाई ने चेंज किया, वो मुझको मिला था। दाई ने बताया कि एक फ्रेंच क्लाइंबर था, इसकी 2 दिन पहले डेथ हुई है, तो उसके हारने से उसकी डेड बॉडी से तिरछी लगी हुई थी, बैग उसके चेहरे पे रखा हुआ था, उसकी मुंडी तिरछी थी, वैसे लग रहा था कि वो हमें देख रहा है। मरने से पहले कैसा फील होता है, तो हमें पता चल गया था मुझे उन कुछ सेकंड में। ये मौत से पंजा भिड़ाने की जो जिजीविषा है, ये कहाँ से आई? मतलब क्यों आपको शौक है कि किसी दिन कोई करतब करते हुए जान चली जाए?